साथियों, मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से आज लेक्चर लेके आया हूँ फिजिक्स का सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से होंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका डिफिनीशन क्या होगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। और एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को कैसा होना चाहिए। ठीक, एनर्जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, यानी ऊर्जा के बारे में कि कार्य करने की क्षमता यानी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क। सिंपल, उसका डिफिनीशन सबको पता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में कि जो ऊर्जा होती है उसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका बेसिक डिफिनीशन अगर आप देखेंगे तो हो जाता है विच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इनफ यूजफुल एनर्जी एट ए लॉन्ग स्टडी रेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि बहुत ही लंबे समय के लिए निरंतर क्या करे, हमको ऊर्जा देते रहे ऐसा स्रोत या ऐसा स्रोत क्या कहलाएगा, ऊर्जा का स्रोत कहलाएगा एक अच्छा। ठीक, इसके बाद कैसा होना चाहिए, मतलब एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी, मतलब कि एक अच्छे ऊर्जा के स्रोत को कैसा होना चाहिए, सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज, मतलब कि सुरक्षित, ठीक, सेफ, सुरक्षित और कन्वीनियंट मतलब सुरक्षित हो और साथ ही आसानी से उपयोग किया जा सके। ठीक, सुरक्षित और साथ ही आसानी से उपयोगी हो। दूसरा है इजी टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या हो, सुविधाजनक हो। किसमें, जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि उसका आवागमन कैसा हो, सुविधाजनक हो। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है ये और इजी चैप्टर है, बट क्वेश्चन आता है और नहीं पढ़ने की वजह से दिक्कत होता है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इजी टू स्टोर, इसका जो भंडारण हो वो भी कैसा हो, सुविधाजनक हो। ठीक है, आसानी से आप इसको संग्रहित कर सके। तो ये अच्छे ऊर्जा स्रोत के कुछ लक्षण हमने देखे। अब हम कंटिन्यू आगे इसमें देखेंगे कि इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है, मतलब कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको, उनके टाइप्स क्या होंगे या उनको क्लासिफाई कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत के प्रकार देखेंगे कि किन प्रकार में इनको विभाजित किया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, इसको हम मेनली दो तरीके के रूप में विभाजित करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं। एक होता है आपका कन्वेंशनल और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल। इसको हम कहते हैं परंपरागत और ये कहलाता है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो इस तरीके से दो भागों में बेसिकली क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय भी हमको पढ़ना है इसके बाद। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिंपल सा बेसिक डिफरेंस है। कन्वेंशनल कहने का मतलब है कि एक बहुत लंबे समय अंतराल से हम उसका प्रयोग करते आ रहे हैं या उस ऊर्जा के स्रोत का दोहन करते आ रहे हैं, तो वो हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। और नॉन कन्वेंशनल यानी गैर परंपरागत, जिनका हमने हाल फिलहाल में उपयोग करना सीखा है और हमने ये जाना है कि ये भी ऊर्जा का एक स्रोत है और ये तो बहुत बढ़िया है, तो वो जो है वो इसमें आएंगे। तो सिंपल से आप सोच पा रहे होंगे कि इसमें आपके फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे, मतलब जीवाश्म ईंधन सारे के सारे परंपरागत में। ठीक है, और गैर परंपरागत यानी कि जो नए नए हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, सोलार एनर्जी हुआ, जियोथर्मल हुआ, वो इसमें आएंगे। तो एक लाइन में अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो आप सिंपली लिखिए कि इसको आप लिखेंगे विच आर यूज्ड एक्सटेंसिवली। क्या लिखेंगे, एट मेजर स्केल। ठीक है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत दिनों से हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज करते आ रहे हैं। किसको?
जो जिस सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कन्वेंशनल बोल रहे हैं, परंपरागत बोल रहे हैं, मतलब कहने का ये तात्पर्य हुआ कि जिनको हम बहुत दिनों से ही, यानी कि बहुत लंबे समय या प्राचीन समय से क्या करते आ रहे हैं, जिनका दोहन करते आ रहे हैं। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, सिंपली सोच के देखिए। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूं आपको। एक तो होता है वाइंड एनर्जी, ठीक है, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, वाइंड मतलब पवन ऊर्जा। हाइडल एनर्जी यानी कि जल से जुड़ी हुई ऊर्जा। ठीक, अच्छा एक चीज और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग को कंटेंट थोड़ा पास में या बड़ा नजर आ रहा होगा तो ये चीज को कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं कुछ और बेहतर प्रयास करूंगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। हाइडल एनर्जी, ठीक है, हाइडल एनर्जी यानी कि जो जल वगैरह से हमको प्राप्त होती है। इसका उपयोग कैसे करते थे, पहले डैम वैम नहीं बना हुआ था, तो पहाड़ी प्रदेश में लकड़ी के जो लट्ठे वगैरह है ना, जैसे पेड़ और काटते थे तो उसको ना वहां से जो नदी आती थी उसमें प्रवाहित कर देते थे, और वो नदी में बहते लुढ़कते ढुलकते हुए आते जाता था, और किनारे पे जब नीचे समतली मैदान में आता था उसको निकाल लिया जाता था। तो एक ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हमने वहां पे हाइडल एनर्जी को यूज किया था। ये बहुत समय से करते आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको कन्वेंशनल में यूज किया गया। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा अगर आप लोगों में से कुछ लोग किसान वगैरह को अगर आपने देखा होगा या खुद किया होगा, तो हम आसवन या फिर जो डस्ट वगैरह है, गेहूं वगैरह, तो हम लोग उसको बघाड़ते हैं, फटकारते हैं, तो वहां हम यूज करते थे, यूज करते आए हैं, तो वो कन्वेंशनल में इंक्लूड किया जाएगा, परंपरागत में यूज किया जाएगा। इसके अलावा आपके फॉसिल फ्यूल्स, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। इसमें कौन कौन आ सकता है भाई, तो जीवाश्म ईंधन में आपका पेट्रोलियम ऑयल हुआ, कोल हुआ, ठीक, तो इसको भी हम बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम बहुत समय से नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके और जो ऑयल्स हैं, ऑयल जो है उसको हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, मसाल वगैरह जलाने या जो कुछ भी है, तो इसलिए इसका बहुत लंबा इतिहास मिलता है, तो ये कन्वेंशनल में आएगा। इसके अलावा बायोमास भी हम लोग यूज करते आ रहे हैं, जैव भार बोलते हैं इसको, गोबर खाद, ये सब आप यूज करते आ रहे हैं। अब इसका गैस के रूप में यूज होगा, पढ़ेंगे। नॉन कन्वेंशनल, ठीक, तो ये जो है नॉट यूज एक्सटेंसिवली, सिंपल से आप लिख दिए, विच आर या विच डज नॉट या विच आर नॉट यूज्ड एक्सटेंसिवली, ठीक है, व्यापक तौर पर भी इसका उपयोग, यानी कि नए नए यानी कि नवीन नया नया हमने इसको क्या किया है, उपयोग करना चालू किया है। ठीक, हिंदी में आप भी समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा सोलार एनर्जी, सौर ऊर्जा का भी हमने यूज किया है, और इससे हम क्या करते हैं, सोलर सेल बनाते हैं, और सोलर वाटर हीटर बनता है, सोलर कुकर बनता है, सोलर पैनल्स बनते हैं, ठीक, तो इस तरीके से। सोलर के साथ साथ आपने अभी अभी सीखा है ओशियन एनर्जी का यूज करना, नए नए हैं ये, समुद्र महासागरीय जलधाराओं से। फिर आपने भूतापीय यानी कि जियोथर्मल, ठीक है, मैं हिंदी भी लिखते जाता हूं, भूतापीय, ये महासागरीय ऊर्जा, सोलार मतलब सौर ऊर्जा, तो इस तरीके के। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। कुछ पुराने समय में नाभिकीय ऊर्जा, हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए यूज करना चालू किया है, और बहुत बड़े स्केल पे भी हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है, नाभिकीय ऊर्जा है, पहले हमने बम बनाया, ठीक है, वहां इनका प्रयोग किया, फिर वहां से दिमाग में आया या ख्याल आया, ठीक है, कि हम इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज कर सकते हैं, फिर इस तरीके से यूज होने लगा। तो ये दो टाइप थे, इन दो टाइप्स में मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है। अब चलते हैं इसके दूसरे टाइप्स को देखने हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल मतलब नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। कहने का तात्पर्य बस इतना है, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, बहुत प्यारा लेक्चर होने वाला है, आप लोग का साथ बस
बना रहे। ठीक, देर से आने के लिए माफी चाहूंगा सभी से मैं। रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरणीय, जिनको पुनः दोहन के पश्चात पुनः उपलब्ध कराया जा सकता है और प्रचुर मात्रा में, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। और एक टाइप होता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक, ये दो टॉपिक, ये दूसरा क्लासिफिकेशन होगा आपके सोर्स ऑफ एनर्जी का, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। नाम से स्पष्ट है दोनों का डिफिनीशन। एग्जाम्पल्स को बड़े गौर से समझिएगा, बहुत बार तो बेसिक क्वेश्चन पूछता है और वहां लोग गच्चा खा जाते हैं, तो ये गलती नहीं करना है हम लोग को। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा। तो इसमें देखिए कि विच आर, इसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है अक्षय, इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, यहां पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, विच आर इनएग्जॉस्टिबल एंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन। सिंपल सा लैंग्वेज है, आप ध्यान दीजिएगा, बातों को ध्यान दीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो इसका कहने का साफ तात्पर्य था कि ये अक्षय है। अक्षय का मतलब होता है कि जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ही ना हो। तो रिन्यूएबल जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको इसमें रखा गया है कि ये अक्षय हैं, ये खत्म नहीं होंगे। ठीक है, मतलब इनका भंडारण इतना ज्यादा है, भंडार इतना ज्यादा है कि आप यूज करते जाइए, ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया इनएग्जॉस्टिबल का। ठीक, अक्षय है, साथ में क्या करेंगे, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन, मतलब दोहन के पश्चात पुनः बड़े अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहेंगे आपके पुनः दोहन करने के लिए। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन हो सकते हैं, खुद से सोचिए। तो सोलार एनर्जी, सौर ऊर्जा, सिंपल सा बात है ना। जो हमारे पास जो नेचुरल चीजें हैं ना, ज्यादातर देखिए नेचुरल तो सब कुछ है। ठीक है, ओशियन एनर्जी, यानी ओशियन एनर्जी यानी महासागरीय ऊर्जा। इसके अतिरिक्त आपका जियोथर्मल भी आ सकता है। ठीक, और वाटर यानी हाइडल, मतलब जो आपके पास है यूज करने के लिए, जल ऊर्जा, विंड एनर्जी। ठीक है, पांचवा टॉपिक है आपका, सबके बारे में पढ़ना भी है, बट आपके सिलेबस में ओशियन एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी नहीं है, तो ये दोनों को हम लोग करेंगे स्किप और पढ़ेंगे बाकी टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आपका बायोमास भी आप लिख ही लीजिए, वो भी आ ही जाता है, बहुत है। ठीक, अवेलेबल है, मतलब इनका जो भंडारण है वो पुनः दोहन के लिए आपके पास पुनः उपलब्ध रहेगा। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, आपको स्पष्ट नजर भी आ रहा होगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त हम पढ़ने जा रहे हैं अब इसका जो दूसरा पार्ट है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो इसका सिंपल डिफिनीशन होगा, ये था आपका इनएग्जॉस्टिबल, तो ये हो जाएगा आपका एग्जॉस्टिबल, यानी कि कैसे रहेंगी ये, क्षय, इनकी प्रकृति कैसी रहेगी, समाप्त होने की। ठीक, और साथ में कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं इसको, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। देखिए, आप इस नोट्स वगैरह के लिए ज़्यादा परेशान मत हुआ कीजिए, नोट्स तो आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल है हमारा जीत फाउंडेशन क्लासेस करके, आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए, इजीली मिलेगा, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां से आप अवेलेबल कर सकते हैं, अवेलेबल हो जाएगा आपको। एग्जॉस्टिबल यानी कि क्षय है। ठीक, और कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, मतलब इनका क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन हो सकता है, तो वो होंगे आपके फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल में कौन कौन आ जाएगा भाई, आपका कोल आ जाएगा,
पेट्रोलियम ऑयल आ जाएगा, नेचुरल गैसेस हैं जो पेट्रोलियम के साथ ही एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, जो तेल कुएं होते हैं ना उनके साथ, उन्हीं के आसपास से ही निकाली जाती हैं नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैसेस। तो ये सब आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन होते हैं। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ठीक। कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम ऑयल मतलब पेट्रोलियम ऑयल ही होगा, नेचुरल गैस का मतलब होता है प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नॉन रिन्यूएबल, अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, और रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन देख लिया सोर्स ऑफ एनर्जी का। अब हम पढ़ने जाएंगे एक एक करके इन सभी को, तो आप ध्यान देते रहिएगा। हम पढ़ेंगे अब फॉसिल फ्यूल्स को। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फॉसिल फ्यूल से। मैं एक बार बताता हूं हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल, उसके साथ उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइडल एनर्जी, ठीक है। डैम वगैरह को देखेंगे, मतलब बांध वगैरह को, कैसे उससे प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका विंड एनर्जी, फिर बायोमास वाला सेक्शन पढ़ेंगे, बायोगैस का। फिर हम पढ़ेंगे जो नेचुरल गैस, सॉरी फॉसिल फ्यूल में कवर हो जाएगा। देन उसके बाद हम आ जाएंगे सोलार में, और उसके बाद न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ हमारी ये चैप्टर होगा कंप्लीट। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, 2 या मोस्ट प्रोबेबली 3 लेक्चर में, मैं कोशिश करूंगा 2 लेक्चर में खत्म हो चैप्टर। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में मैंने आपको बताया किसके किसके बारे में, कोल, पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के साथ हम इसमें एक टॉपिक और पढ़ लेंगे, ठीक है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो इसी के साथ पेट्रोलियम ऑयल के साथ ही उसको कवर कर लिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कोल से, कोल अर्थात कोयला से, ठीक। कोल अर्थात कोयला। तो कोयला के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो कोल है इज द मोस्ट abundant fossil fuel on our earth, मतलब अर्थ तो हमारा ही है, ठीक है। कोल इज द मोस्ट abundant fossil fuel on our earth, और साथ ही बोलते हैं इसको इट इज मेनली यूज्ड टू कंबशन। सिंपल से वर्ड्स हैं, सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक, कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है हमारी धरती पर, पृथ्वी पर। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि मेनली यूज टू कंबशन, कि दहन के लिए। मतलब मैं अगर हिंदी में लिखूं तो लिख दूंगा कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। तथा जिसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है, दोहन, कंबशन के लिए करते हैं, ठीक है। ये था कोल का डेफिनेशन। कोल के बारे में कुछ चीजें जानते हैं कि इसके 4 टाइप्स होंगे, ठीक है, और चारों टाइप में कार्बन का कितना, ये एक्चुअल में कार्बन ही है, कार्बन का अपर रूप है, एलोट्रोप है, ठीक है। तो जो कोयला होता है इसके 4 टाइप कौन से होंगे। पहला वाला टाइप जनरली कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि जो कोयले की जो एक लेयर होती है ना पतली सी, उसी को हम लोग उस टाइप में गिन देते हैं और उसको बोलते हैं पिट, ठीक। इसके बाद हम लोग पिट के अलावा 3 मोस्ट टाइप्स को डिस्कस करते हैं और जिनके बारे में पढ़ना है और उसका कार्बन परसेंटेज आपको याद रखना है। पिट के अलावा, ठीक है, कोयला है जो आपका, जिसको मैं मिटाता हूं, ये डेफिनेशन हो गया है। तो टाइप देखेंगे, ठीक है। तो कोयले का कौन कौन होगा, पिट होगा, पिट के अलावा आपका एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये भी होते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला मैंने लिखा पीट,
दूसरा होता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिग्नाइट, ठीक। तीसरा होता है बिटुमिनस, और जो चौथा होता है एंथ्रासाइट या एंथ्रेसाइट भी बोलते हैं इसको। ये 4 टाइप्स होते हैं हमारे कोल के, जिसमें कि इसमें पाया जाता है 27% कार्बन, इसमें पाया जाता है 28 to 30% कार्बन की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। बिटुमिनस में पाया जाता है आपका 78 to 87% का कार्बन, और साथ ही साथ इसमें पाया जाता है 94 to 98% तक का कार्बन। ये जो एंथ्रासाइट है, बाकी का परसेंटेज आप याद रखिए। एंथ्रासाइट के बारे में जानिए कि ये मोस्ट, मतलब क्वालिटी वाइज ये बेस्ट होता है, बेस्ट कोल, ठीक है। एंथ्रासाइट के बारे में पढ़ा रहे हैं हम, तो ये ऐसे यहाँ पे मार्क करके लिख देते हैं। बेस्ट कोल होता है, क्यों होता है कि ये बहुत ही कम, मतलब मच लेस प्रोडक्शन करता है, किसका, स्मोक का, ठीक है। तो स्मोक का प्रोडक्शन क्या करता है, बहुत कम, और साथ ही साथ इसकी क्वालिटी को क्या माना जाता है, बेस्ट कोल की क्वालिटी माना जाता है। कार्बन परसेंटेज इसमें ज़्यादा है तो जलेगा तो स्मोक क्या होगा, कम निकलेगा। साथ ही साथ इसका दोहन करने से, इसका कंबशन करने से हमको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। तो इस वजह से हम एंथ्रासाइट को क्या मानते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, ठीक। इस तरीके से हमने पढ़ा कोल के बारे में। कोल से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, और उसे हम कहते हैं कोक। क्या कहते हैं, कोक। कोक के बारे में मैं आपको बता दूं, कोक के बारे में हमने और पहले भी पढ़ा है अपने वीडियोस में। कहाँ पढ़ा है भाई, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। मेटलर्जी में हमने बहुत बार कोल और कोक के बारे में पढ़ा है। रिडक्शन के लिए उपयोग करते थे वहाँ पे हम, अपचयन के लिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा कोक, ठीक है। तो कोक का जो डिफिनीशन होता है कि कोक इज मेड बाय बर्निंग ऑफ कोल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए मैं हिंदी में बोल देता हूं कि कोक जो है वो बनता है अगर आप कोयले को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करें या जलाएं, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि कोक कैसे बनता है, कोयले से ही बनता है कोक, ठीक। इस तरीके के प्रोसेस की वजह से ये क्या हो जाता है, कोयले से बेटर हो जाता है। इट इज बेटर देन कोल एंड used as valuable reducing agent, ठीक, in process of extraction of metal, extraction of metals from their ores, ठीक है। उनके अयस्क से, उनके निष्कासन के समय, एक्सट्रैक्शन करने के समय क्या करता है, ये एक रेड्यूसिंग, अपचायक की तरह क्या करता है, अपचायक की भांति व्यवहार करता है। और ये कोल की अपेक्षा अच्छा होता है, क्योंकि जब हम कोक को जलाते हैं तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इस वजह से जो कोक है वो कोल से बेहतर होगा। और इस तरीके से हमने फॉसिल फ्यूल का पहला सेक्शन किया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम ऑयल। चलिए देखते हैं, चलिए देखिए, अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम ऑयल को, ठीक है। पेट्रोलियम ऑयल जो है, इसको डायरेक्ट हम अगर एक वर्ड में समझे तो सीधे सीधे आप समझिए इसको मीन्स रॉक ऑयल बोलते हैं, ठीक है। चट्टानों से निकाला गया तेल, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि बहुत साल पहले हम पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जो थे वो धरती के गर्भ में, तो ये एक लंबी कहानी है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं,
ठीक। तो एक बहुत ताप पर एक लिक्विड चिपचिपे पदार्थ में बदल जाते हैं, फिर ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। जो ये ज्योग्राफी का बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर मैं ज्योग्राफी का लेक्चर लेके आया तो बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आपके सामने रखूंगा इस चीज़ को एक एक करके, लेकिन अगर अभी हम उसको डिस्कस करेंगे तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्ट जानिए कि रॉक ऑयल बोलते हैं इसको, और सिंपली अगर आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो आप सीधे तौर पर लिख दीजिए कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। मतलब कि जो पेट्रोलियम ऑयल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होगा। कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन होगा। मतलब कि एक जटिल यौगिक होगा ये, ठीक है, एक कंपाउंड होगा, यौगिक होगा जिसमें क्या पाए जाएंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन पाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त और भी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि ये एक तरीके का क्या है, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है, ठीक। तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बात को समझ गए होंगे और नोट्स में तो ऑलरेडी रिटन है। तो अब इसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि जो इसकी रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है, वो कैसे करते हैं, कि इसका जो परिशुद्धिकरण है, कि जो हमको मिलता है क्रूड ऑयल, ठीक, कच्चा तेल, उससे हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन के द्वारा हम उसमें से प्रोडक्ट्स निकालते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, तो एस्फाल्ट, पैराफिन वैक्स, ठीक है, उसके अलावा आपका पेट्रोल, डीजल। तो उसके अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, प्राप्त होते हैं क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, यानी कि प्रभाजी आसवन की विधि से, ठीक। तो इस तरीके से इसका रिफाइनिंग किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, किसका, पेट्रोलियम ऑयल का। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल, अगर हम इसको एक वर्ड में डिफाइन करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इनटू, ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इनटू डिफरेंट यूजफुल process of separating crude oil into different useful fraction, ठीक है, and method used to it is known as fractional distillation, ठीक है। अगर इसको हिंदी में अगर लिखा जाए तो जो कच्चा तेल होता है उससे, दिख रहा होगा आपको, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड ऑयल इनटू डिफरेंट यूजफुल फ्रैक्शंस, अलग अलग उपयोगी जो फ्रैक्शंस होंगे उनमें इसको तोड़ना, ठीक है, यही कहलाता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल, ठीक। हमारे यहाँ बॉम्बे हाई है इसके लिए, वहाँ पे ये होता है। एंड मेथड यूज टू इट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन जिसे कहते हैं, कच्चे तेल को उपयोगी पदार्थों में तोड़ने का जो विधि है वो ये कहलाता है। तो ये पेट्रोलियम ऑयल था आपका, इसको हमने डिस्कस किया बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े ही प्यार और इत्मीनान के साथ, ठीक। अब ऐसे ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि फिजिक्स के जो टॉपिक बचे हैं ना उनमें थोड़े सब्र की ज़रूरत है। और इसके बाद आने वाला है लाइट, और लाइट के साथ आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी रोशनी, प्रकाश, मतलब पढ़ेंगे लाइट हम लोग डिटेल में, तो रोशनी और प्रकाश किसको किसको ला दे रहे हैं हम भी, ठीक। तो इसमें कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो, यानी कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, रिफाइनिंग जो इसका होता है उसके बाद तो हमको कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको देख लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो वो होता है आपका एस्फाल्ट, ठीक। दूसरा होता है आपका पैराफिन वैक्स, ठीक। इसको पैराफिन वैक्स को पैराफिन वैक्स ही लिखेंगे, ठीक। पैराफिन वैक्स
एस्फाल्ट। इसके अतिरिक्त आपका आ जाता है जो भी आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होंगे, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाए तो स्नेहक तेल, ठीक है। पेट्रोल, डीजल वो भी बोल सकते हैं आप। पेट्रोल हुआ आपका, डीजल हुआ, ये सब इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, उसको वही के वही बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो मेन कंपोनेंट है वो है इसका, मतलब मेन कंपोनेंट तो सभी हैं, पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को हिंदी में पेट्रोलियम गैस ही बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके ये फ्रैक्शंस हुए जो क्रूड ऑयल से निकाले जाते हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस, उसी प्रोसेस में अलग अलग बिंदुओं पर ये हमें प्राप्त होते हैं। एस्फाल्ट, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोल, डीजल एंड पेट्रोलियम गैस। तो इस तरीके से हमारा पेट्रोलियम भी होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं आगे जो हमारा नेचुरल गैस है, और उसको पढ़ने के पहले चूंकि पेट्रोलियम हमने पढ़ा है, पेट्रोलियम ऑयल, तो हम पहले पढ़ लेते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस है हमारा टॉपिक, ठीक है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ऐसी कुछ बोलते हैं उसको, ठीक। चलिए देखते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं एलपीजी के बारे में। एलपीजी को आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या करते हैं हम लोग कि जो भी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहेगा उसका हम लोग करते हैं लिक्विफेक्शन, और उससे हमारा प्राप्त होता है एलपीजी, ठीक। लिक्विफेक्शन करते हैं यानी कि इसको हम लोग कहते हैं द्रवीकरण करने की प्रक्रिया, और इस तरीके से हम पेट्रोलियम से क्या बना लेते हैं, हमारा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो अब ध्यान देने वाला बात है कि इस प्रोसेस को आपने समझा, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को जानिए और याद रखिए, और आपको अभी याद होगा। पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको नोट करवाते हुए चलता हूं। पॉइंट नंबर 1 कि इट इज नोन एज, सिंपल टर्म्स मैंने यूज किए हैं कि आपको बहुत आसानी से याद हो, ठीक है। घरेलू गैस के रूप में इसको जाना जाता है एलपीजी को। सिलेंडर्स के रूप में आता है, या तो एचपी का आ रहा होगा, या तो भारत का आ रहा होगा, इंडियन का आ रहा होगा, जिसका भी आ रहा होगा आपके घरों में, तो और या नहीं भी आ रहा होगा कोई बात नहीं। वैसे मोदी जी ने कोशिश की है कि घर घर तक पहुंचा दें, तो इट इज नोन एज कुकिंग गैस, ठीक है, कि खाना पकाने की गैस के रूप में इसको जानते हैं। बहुत जगह हम लोग बायोगैस का भी यूज करते हैं, बट वो उतना वाइड यूज नहीं है उसका। तो इसको हमने कहा कुकिंग गैस। साथ ही साथ ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, एलपीजी कन्वर्ट्स इनटू वेपर, ठीक है। सिंपल टर्म्स का यूज कर रहा हूं मैं कि ये क्या होता है, जब प्रेशर में ड्रॉप आता है, कमी आती है, तो एलपीजी किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। और ऐसा कब आपको देखने मिलता है कन्वर्ट्स इनटू वेपर, जब व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम सिलेंडर। भाई आपका जो सिलेंडर रहता है उसमें ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है, रेगुलेटर लगे रहता है, वहां से आप ओपन करते हैं इसको, और जैसे ही बर्न करने के लिए जलाते हैं तो रेगुलेटर से जब ये बाहर आता है पाइपलाइन के थ्रू, तो वहां पर ये गैस के रूप में आता है। सिलेंडर में इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण दबा के उसमें और लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जैसे ही रेगुलेटर आप ओपन करते हैं ये बाहर आता है, प्रेशर रिलीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, तो प्रेशर में कमी यानी दाब में कमी के कारण से इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। ये द्रव अवस्था से वापस से वेपर फॉर्म में, ठीक है, गैसेस फॉर्म नहीं किया गया, यहाँ पे वेपर के लिखा गया है, और कन्वर्ट होता है, और फिर आने के बाद चलाते हैं हम लोग, बर्न होता है, और बड़ी प्यार से बर्न होता है। तो ये प्रोसेस था, तो यहाँ मैंने लिखवा दिया एक टर्मिनोलॉजी के रूप में इसको। थर्ड पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। उसमें मान उच्च होता है, कितना होता है तो 50 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम जलेगा तो 50 किलो जूल ऊर्जा देगा, 1 ग्राम जलेगा तो 50 किलो जूल ऊर्जा देगा। फोर्थ पॉइंट है इसका कि बर्न विदाउट स्मोक, मतलब घरों में जलता है तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किसी भी प्रकार का क्या होता है, धुआं हुआ कुछ भी
नहीं आता है, इजीली बर्न होता है, और इसको हम लोग इसीलिए नीट एंड क्लीन फॉसिल फ्यूल भी कह सकते हैं, या आप केवल फ्यूल ही कह लीजिए, ठीक है, नीट एंड क्लीन फ्यूल। इसके अलावा जो इसका जो रख रखाव है, कन्वीनियंट टू स्टोर। सिंपल टर्म्स में आपको याद रखने कुछ पॉइंट्स इसके बारे में मतलब इसकी जानकारी रखनी है आपको एलपीजी की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुआ जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा। और पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 2, 50 किलो जूल पर ग्राम। तो इस तरीके से हमने देखा एलपीजी के बारे में। अब एलपीजी के साथ ही साथ हम पढ़ लेते हैं नेचुरल गैस को, यानी प्राकृतिक गैस को, जिसका बहुत जगह हमारे भारत में भी उपयोग होता है कि गैस के जो पाइपलाइन के थ्रू उसकी सप्लाई की जाती है, और वो एलपीजी से भी बेस्ट है बर्न करने के लिए। इससे भी ज़्यादा उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है, उसमें मान होता है, और साथ ही साथ इससे ज़्यादा वो क्लीन है, ठीक है, नीट एंड क्लीन है। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल गैस को, अर्थात प्राकृतिक गैस, ठीक है। देखते हैं कि ये प्राप्त कहां से होता है। तो जो ये नेचुरल गैस है हमारा, यानी कि प्राकृतिक गैस, ठीक, इज नेचुरल गैस इज यूजुअली फाउंड, मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में जब जिक्र कर रहा था, पेट्रोलियम जब पढ़ा रहा था, कि जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है, जो तेल कुआं होता है, तो उसी के आसपास इसके भी भंडार को पाया जाता है, यानी कि स्टोरेज इसका जनरली पाया जाता है। तो इसीलिए इसका डिफिनीशन क्या यूज किया गया है कि नेचुरल गैस इज यूजुअली फाउंड नियर द पेट्रोलियम, ठीक है, नियर द पेट्रोलियम, या अंडरगो नियर द पेट्रोलियम, ठीक, सोर्स। सिंपली कहां पाया जाएगा? जहां से पेट्रोलियम या फिर जो अभी आपका ऑयल है, पेट्रोलियम ऑयल सोर्स जहां पे रहेगा, उसी के आसपास ये पाया जाएगा। तो ये पाया जाने का इसका था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि इसके जो घटक होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो इसमें पाया जाता है मीथेन 95%। इंपॉर्टेंट जो है वो दो ही होते हैं, ठीक है, और साथ में पाया जाएगा एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मैंने एलपीजी पढ़ा है, एलपीजी में मोस्टली पाया जाएगा आपका ब्यूटेन, ये याद रखिएगा। मिस हो गया, स्किप हो गया एक पॉइंट। तो ये दो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें मोस्टली आपका 95% क्या पाया जाएगा? मीथेन। साथ ही साथ ये बहुत बार पूछा है घुमा फिरा के कि CO2 पाया जाएगा कि नहीं नेचुरल गैस में? पाया जाएगा। हीलियम पाया जाएगा कि नहीं? पाया जाएगा। H2S पाया जाएगा कि नहीं? हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाएगा। और साथ ही साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो इन चारों को भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। बात की जाएगी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की, तो वो होता है हाई, और यानी कि इसका जो उष्मीय मान होता है वो एलपीजी से भी ज़्यादा होता है। वहाँ वो 50 था, तो यहाँ ये 55 किलो जूल पर ग्राम है, ठीक है। बात करेंगे कुछ इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो ये नो ऑर्डर एंड नो कलर, कहने का मतलब है कि इसका कोई गंध नहीं होगा, कोई रंग नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम बहुत दूर तक सप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब कि ज्वलनशील है, उच्च ज्वलनशील है, ये तो खतरनाक है, उच्च ज्वलनशील है। तो इस वजह से इसमें कोई गंध भी नहीं है, कोई रंग भी नहीं है। तो कहीं अगर दूर तक इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, और कहीं लीक होगी तो पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से इसमें एक सड़े अंडे की बदबू जैसी गंध वाला केमिकल मिलाया जाता है, कि जिससे कहीं अगर लीकेज हो तो तुरंत वहां पर हमें इसकी सूचना मिले, ठीक है, या आभास हो जाए, और जो भी क्षति होने वाली है उससे आदमी बच पाए। तो हाईली इन्फ्लेमेबल, नो ऑर्डर नो कलर, ठीक है। लेकिन जनरली लोग ये सोच लेते हैं कि यार इसमें तो गंध होती है, नहीं होती है गंध,
ठीक है, नेचुरल गैस में कोई गंध नहीं होगी। हाई कैलोरीफिक वैल्यू 55 किलो जूल, पाया क्या क्या जाएगा। तो इस तरीके से हमने नेचुरल गैस को भी पढ़ा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेशर को हाई करके, ठीक है, इसी नेचुरल गैस को हम लोग बनाते हैं CNG, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, क्या नाम देते हैं, CNG। जो गाड़ी वगैरह में सिलेंडर कंप्रेस CNG का लगा रहता है, और उससे फिर हम लोग मोटर वाहन या बहुत घरेलू या डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी, नेचुरल गैस का तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज होता है। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं कुछ कुछ, तो इसके द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक, तो CNG कंप्रेस्ड, इसका हाई प्रेशर कर देंगे नेचुरल गैस का, और कंप्रेस्ड करके इसको फिल कर लेंगे, तो वो क्या कहलाता है आपका CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये याद रखेंगे। तो ये नेचुरल गैस तक का था इस लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में हम फॉसिल फ्यूल, हमारे यहाँ पे होता है दी एंड। अब इसके बाद हम लेके आएंगे हाइडल एनर्जी, वाइंड एनर्जी, बायोगैस। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोलर एंड न्यूक्लियर। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।